हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 15 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाई 2030। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 10 से लेके और 14 तारीख के बीच में दो देशों की विजिट पे थे। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस को विजिट किया जहाँ पे उन्होंने एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा फिर उनका जो दूसरा विजिट था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। तो दो देशों को विजिट किया, बट इंडिया और यूएस के रिलेशन को वाइडली डिस्कस किया जा रहा था कि इस बार जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। क्योंकि हमने ट्रंप को पहले भी एज अ 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट देखा है, और उनका जो ज़्यादातर रवैया था इंडिया के प्रति वो चाइना के साथ बहुत रिलेट करता था कि लाइक डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स इंडिया बिकॉज ही हेट्स चाइना। तो इस बार की जो मीटिंग थी उस पर सबकी नज़र थी कि किस तरह की बात होने वाली है। और अच्छी बात ये रही कि इस बार की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी और जो इंडिया यूएस रिलेशन को लेके जो बातचीत हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, वो चाइना से ऑब्सेस्ड नहीं थी। कम से कम चाइना था, बट हर जगह ऐसा नहीं कि चाइना को घुसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चाइना से ऑब्सेस्ड नहीं थी, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है ना। जैसे कि सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्वाड पे बात होगी एंड टैरिफ्स पे बात होगी, इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन पे बात होगी। इससे इतर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई है। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जो बातचीत है वो ट्रेड पे आके फंस गई। ट्रेड को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा बात हुई है और दोनों कंट्रीज ने एक प्रॉमिस किया है एक दूसरे के साथ कि हम इस ट्रेड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे बाई 2030। अभी जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड है लगभग $250 बिलियन या उससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इस ट्रेड को $500 बिलियन पहुंचाना है टिल 2030। द टू साइड्स agreed to more than double bilateral trade to 500 बिलियन डॉलर बाई 2030 एज पार्ट ऑफ मिशन 500। ठीक है, और इसको मिशन मोड में किया जाएगा। मिशन 500 इसके लिए चलाया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव की शुरुआत की गई जो कि बूस्ट करेगा जो इंडिया और यूएस का ट्रेड $500 बिलियन पहुंचाने में बाई 2030। द टू कंट्रीज अनाउंस ए फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन, द यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी। इसी के अंडर है ना 2030 तक क्या किया जाएगा, $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। तो इस जो फ्रेमवर्क में जो कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क है इसमें दिखा दिया गया कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो किस तरह से जाने वाले हैं। तो देखो, इंडिया यूएस के रिलेशन दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। एक तो डिफेंस, दूसरा एनर्जी। ठीक है, पिछले टर्म को देखें तो चाइना से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे इंडिया यूएस के रिलेशन, बट इस बार डिफेंस और एनर्जी के फील्ड में बात होगी। डिफेंस की अगर बात करें तो बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है यूएसए बेचना चाहता है इंडिया को, जिनमें सबसे प्रायर है F-35 फाइटर जेट। ये इंडिया को बेचना चाहते हैं। इसी के कंपैरिजन में रशिया क्या ऑफर कर रहा है, Su-57। तो अब देखते हैं इंडिया किस तरफ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे सोनोबॉय इंडियन नेवी के लिए इंडिया और यूएस दोनों मिलकर सोनोबॉय क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे विद इन इंडिया। एक फैसिलिटी लगाई जाएगी, इस चीज़ को लेकर भी डिसाइड हुआ है। सोनोबॉय क्या होता है, एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो दूर से आ रही सबमरीन्स को या फिर आपकी जो वॉरशिप होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, उनको डिटेक्ट कर लेता है। एक तरह से ये जो हमारा नेवल शिप होता है उसकी आईज एंड ईयर्स की तरह काम करता है। तो सोनोबॉयज बनाने पे भी डिसीजन लिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और उम्मीद जताई जा रही थी। हमने कुछ समय पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोला था कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एपी सिंह, उन्होंने हॉल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसको क्रिटिसाइज किया है कि आप इतने लेजी हो कि आप अभी तक हमें जो 11 तेजस फाइटर जेट आपने डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था वो नहीं कर पाए। तो हाल ने बोला कि भाई जो अमेरिका है जहाँ से हम
जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है अमेरिका में, जहाँ से हम जो इंजन्स हैं वो परचेज करते हैं, उसने डिलीवरी में डिले कर दिया। तो हाल इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आसान्वित था कि जो मोदी जी हैं वो जाएंगे इस बार और इस चीज़ पे भी बात होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पर कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, द हिंदू दैट यूएस लुक्ड फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन ऑफ डील बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ऑन द इंजन्स, यानी कि क्लियरली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है। एसएमआर, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर, इंडिया की एनर्जी नीड्स, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, तो एनर्जी पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बहुत फोकस किया है और उन्होंने बोला है कि देखो हम आपको एसएमआर बेचने के लिए तैयार है, जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स हैं, है ना, आप हमसे परचेज कर सकते हैं और हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, यानी कि हम आपके साथ इस फील्ड में कॉपरेट करने को भी तैयार हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ऑयल ट्रेड, यूएसए चाहता है इंडिया को अपना ऑयल बेचना। उन्होंने कहा कि भाई आप रशिया से परचेज कर रहे हो तो हम कोशिश करेंगे हम भी आपको डिस्काउंटेड रेट पर बेचें, तो आप हमसे भी ऑयल परचेज कर सकते हो। इसके अलावा रशिया जो इंडिया जो यूएसए इंडिया को क्या बेचना चाहता है, अपनी एलएनजी बेचना चाहता है। तो एनर्जी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, बात रही चाइना की, तो चाइना को लेके इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा जो गर्मजोशी है वो दिखाई नहीं है। उन्होंने बोला है कि इंडिया चाइना के जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो उन्हें सॉल्व करने चाहिए और अगर मेरी कहीं ज़रूरत है, यूएसए की कहीं ज़रूरत है, तो मैं उसको मीडिएट करने को तैयार हूँ। तो बहुत ज़्यादा एंटी चाइना स्टांस दोनों ही कंट्रीज ने नहीं लिया है। तो होप्स हो कि जो जियो पॉलिटिक्स है एक नई करवट लेने वाली है। जैसे हम लोग जिस चीज़ को लेके फियर कर रहे थे कि हम एंटी रशिया ना हो जाएं, कहीं एंटी चाइना ना हो जाएं, बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे कि इंडिया को यूएस का अलाई नहीं बन जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो शायद ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी नहीं चाहते हैं अब कि इंडिया को अलाई बनाए एकदम जैसे पाकिस्तान की तरह। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ही होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाइना यहाँ पे फोकस में रहने वाला नहीं है। इंडो पैसिफिक पे लेके अभी कोई बात दोनों के बीच में नहीं निकल के आई है सामने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडिया यूएस जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हुई है उसी से लेके है। और मोदी शेयर कंसर्न अबाउट बांग्लादेश विद ट्रंप फॉरेन सेक्रेटरी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी हुआ उस पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बांग्लादेश में जो अभी सिचुएशन है उस पर जो उनके कंसर्न है वो यूएसए के साथ साझा किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे सवाल जवाब भी इसमें हुए थे। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डायरेक्टली एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें जो यूएस का डीप स्टेट है उसका कोई हाथ है या नहीं है। तो इसको डिनाई कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ना हमारी जो डीप स्टेट है उसका कोई इसमें, है ना, ऐसा कोई हाथ नहीं है। जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की एक इंटरनल प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब बात हुई कि जब पूछा गया कि बांग्लादेश इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या एक्शन देख रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो इस चीज़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर स्टांस दिया अपना, और एक कह सकते हो इंडिया को एक फ्री हैंड दिया है, वॉकओवर दिया है। और उन्होंने सीधे बोला कि जो बांग्लादेश का इशू है ना वो मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे छोड़ता हूँ। यानी कि अब क्या हुआ कि बांग्लादेश में, है ना, इंडिया अगर कुछ भी एग्रेशन दिखाता है इन रिस्पॉन्स, हम पहले एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, वी आर ए पीसफुल कंट्री, तो उसका अगर हम जवाब देते हैं तो यूएसए की तरफ से हमें इतना श्योर हो गया है कि यूएसए की तरफ से उस पर कोई ना रिप्लाई, वैसा हार्ड रिप्लाई आने वाला नहीं है कि मतलब ह्यूमन राइट को लेके या फिर जो जो सुपर बॉस वाली इमेज है उसको लेके कोई रिप्लाई इसका आने वाला नहीं है। तो डीप स्टेट के रोल को इन्होंने ठुकरा दिया था, है ना, इंडिया ने अपने कंसर्न भी बता दिए। ठीक है, अब इंडिया को चाहिए अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एग्रेशन आता है तो, है ना, चाइना एक चीज़ है हमारे पास जिसको हमारी कमजोरी मानता है, चिकन नेक। ये चिकन नेक है पतली सी, है ना, जब कभी भी चाइना का जो प्लान वॉर स्ट्रेटजी होती है इंडिया के अगेंस्ट, है ना, तो चाइना क्या कहता है कि हम इस एरिया को क्या करेंगे, है ना, ब्लॉकेट लगा देंगे, जिससे ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना वो रेस्ट ऑफ इंडिया से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी चिकन नेक को। तो अब टाइम है चिकन नेक को
एक्सपेंड किया जाए। अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एग्रेशन दिखाया जाता है, मिलिट्री एग्रेशन दिखाया जाता है, और जो कि नियर फ्यूचर है ना दिखाया भी जाएगा। अभी एक आर्टिकल द हिंदू में छपा था कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, अपनी हिस्ट्री की बुकों को बाकी गवर्नमेंट रीराइट कर रही है। और बांग्लादेश की हिस्ट्री की बुक्स में जो इंडिया के बारे में जो परसेप्शन गढ़ा गया है कि इंडिया ने कैसे बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड किया और कैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, मतलब एक इंडिया की एक बहुत अच्छी इमेज दिखाई गई है, जो कि है भी, ये सच बात ही है। 1971 में अगर हम इंटरवीन नहीं करते तो बांग्लादेश कभी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हिस्ट्री है वो रीराइट कर रही है। क्या होने वाला है उस हिस्ट्री में, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे पाकिस्तान में हिस्ट्री की बुक्स को चेंज किया गया, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अकबर का जिक्र नहीं मिलेगा। बिकॉज अकबर के बारे में इंडिया में क्या लिखा हुआ है हिस्ट्री में, कि बहुत ही एक न्यायप्रिय राजा था और बहुत ही अच्छा राजा था, सौहार्द रखता था, मतलब एक सेकुलर फॉर्म वाला अकबर हमारी इंडिया में मतलब दिखाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, अकबर को ही गायब कर दिया, है ना। उनके सिलेबस से, उनके सिलेबस में कौन देखने को मिलेगा आपको, औरंगजेब देखने को मिलेगा, मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही इस तरह की हिस्ट्री ये लोग लिखने की कोशिश करेंगे, और इंडिया का जो भी रोल है 1971 में उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहना भी शुरू कर दिया था कि भाई इंडिया का हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसमें कोई हाथ नहीं था, तो हम बेमतलब में इंडिया को क्रेडिट नहीं देने वाले। तो जब हिस्ट्री रीराइट करी जाएगी, लोगों को रेडिकलाइज किया जाएगा, और ऑन द अदर हैंड क्या कर रहा है बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के साथ अपना कोलैबोरेशन बढ़ा रही है, कोऑपरेशन बढ़ा रही है। इनके बीच में जो कुछ एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज, वो भी शेड्यूल्ड है। और ऐसा भी बोला गया है कि जो बांग्लादेश की आर्मी है उसको पाकिस्तान की आर्मी ट्रेंड करेगी वॉर के लिए। तो किसके साथ वॉर, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, किसी के साथ नहीं, इंडिया के साथ ही तो बॉर्डर शेयर करता है ना। तो एग्रेशन तो इस बॉर्डर पे होगा, और जब हमें फ्री हैंड है तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो चिकन नेक है ना इसको एक्सपेंड करें। ठीक है, पीस की बात सिर्फ उसके साथ करनी चाहिए जो पीस को समझता हो। तो आप मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो बांग्लादेश है उसकी करेंसी क्या है और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, और साथ ही साथ ये बताओ कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं विद बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे इलेक्शन कमीशन से, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो रिटायर होने वाले हैं। क्या नाम है इनका, राजीव कुमार। तो उसी को लेकर न्यूज छपी है, मोदी, शाह एंड राहुल सेट टू मीट ऑन मंडे टू चूज नेक्स्ट सीईसी, यानी कि 18 फरवरी को ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी है, उनकी मीटिंग होगी और ये डिसाइड करेंगे कि अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन होगा। ठीक है, अब देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चुना जाएगा एक नए मेथड से। अदरवाइज पहले क्या होता था कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते थे, किसके रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे। अर्लियर इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको रिकमेंड कर दिया उसको प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा देते थे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन जाता। बट 2023 में ये इशू चला गया कोर्ट में। ठीक है, और कोर्ट में ये इशू रेज किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंडिया के इलेक्शंस को, स्टेट के इलेक्शंस को, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की। तो ऐसे में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहा है कौन, प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे, गवर्नमेंट के एडवाइस पे, तो गवर्नमेंट किसको मतलब रिकमेंड कर सकती है, उसी पर्सन को रिकमेंड करेगी जो उसके फेवर में काम करना पसंद करेगा या जो उसका फेवरेट होगा। ठीक है, जो उसका फेवरेट होगा उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेके कुछ लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट अब ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगी। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो होगा एक सिलेक्शन पैनल के थ्रू। सिलेक्शन
पैनल के थ्रू। और इस सिलेक्शन पैनल में 3 लोग होंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके अलावा दूसरे पर्सन जो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इस सिलेक्शन पैनल का भाग होंगे। यानी कि 3 लोग मिलके मेजॉरिटी के बेसिस पे चुनेंगे किसी पर्सन को इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब किन पर्सन्स को चुनेंगे? ये ऐसे थोड़ा ना कि बहुत सारे फोटोज लेके बैठे होंगे, ठीक है। 5 नाम इस सिलेक्शन पैनल को सबमिट कर दिए जाएंगे। कौन करेगा? एक सर्च कमेटी। और इस सर्च कमेटी में कौन होगा? लॉ मिनिस्टर और उसके साथ 2 लोग, ठीक है। ये 2 लोग होंगे। ये 5 लोगों को ढूंढ के लाएंगे इंडिया की जो भी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे होंगे, और उनके नाम इन तीनों के सामने रख देंगे। उन 5 में से किसी एक नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बनाया गया था। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसीजन दिया कि इस तरह से होगा, और हम आदेश देते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एक लॉ लेके आए। तो एक लॉ लेके आया गया जिस लॉ का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है। तो एक्ट जब लेके आया गया तो एक्ट में क्या किया गया कि सारी चीजें मान ली गई, बस एक चीज को बदल दिया गया, और वो चीज थी आपकी 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया और इनकी जगह क्या टर्म जोड़ दिया? यूनियन मिनिस्टर। यानी कि अब सिलेक्शन पैनल में 3 ही लोग होंगे, बट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कोई एक यूनियन मिनिस्टर। दैट इज वाई कल कौन मिलेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। ये तीनों मिलेंगे और डिसाइड करेंगे कि इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, या फिर पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर है उनमें से ही किसी को प्रमोट किया जाएगा तो उनकी जगह इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, ये डिसाइड करेंगे तीनों लोग मिलके, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो क्या कर रहा था? गवर्नमेंट की जो पावर है उसको वीक कर रहा था, है ना। बहुत ईजी होता, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरफ वोट देते तो जो पीएम ऑफ इंडिया है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट है अपना जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी मनमर्जी के मुताबिक नहीं बना पाती। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से हटा के गवर्नमेंट ने अपना जो डोमिनेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट की सिलेक्शन में उसको बनाए रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। इसको भी ये जो एक्ट है इसको भी चैलेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि देखो ये देखो आपको हटा दिया गया, तो इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कब करेगा? 19 तारीख को करेगा, 19 फरवरी को। तब तक जो अपॉइंटमेंट है वो लगभग हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए, ये इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। किस आर्टिकल के अंडर आता है इलेक्शन कमिश्नर हमारा? आर्टिकल 324 के अंदर। आर्टिकल 324 of the Constitution specify that wise the CEC and EC will be appointed by the President. This is subjected to the parliamentary law as such law exists, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपके रशिया यूक्रेन से, जो बहुत ज़्यादा टर्मोइल मचा हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच लेके और यूएसए रशिया के बीच में लेके, जब से फ़ोन कॉल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को। तो इसी को लेके जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका एक बयान आया है, एक स्टेटमेंट आया है, विल मीट विद पुतिन ओनली आफ्टर एग्रीइंग टू ए कॉमन प्लान विद ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैं जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनसे तभी मिलूंगा जब ट्रंप के साथ एक कॉमन प्लान डिस्कस कर लिया जाएगा,
ठीक है, इस कॉमन प्लान को लेके बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है ना, और यूएसए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है इस वॉर को ख़त्म कराने का। ठीक है, जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर कोई कॉमन प्लान बने तो मुझे उसमें ऐसा दिखना है लोगों के सामने कि मैं जीता हूँ, अदरवाइज मैं एक ऐसे प्लान के साथ, मैं ऐसे सीज फायर के साथ वापस नहीं जाऊंगा यूक्रेन की जनता के सामने जिसमें मैं हारा हुआ लगूं। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं जीता हुआ लगूं। अब देखो, तीन प्रपोजल हैं इसमें, तीन तरह के, दो तीन तरह के, कि हमें क्रीमिया वापस दिला दो, क्रीमिया वापस दिला दो। दूसरा, या फिर जो रशिया ने अभी तक टेरिटरी बून करी है, जीती हैं, वो वापस दिला दो, या फिर नेटो में शामिल करवा दो। ठीक है, ये तीन प्रपोजल जेलेंस्की देने की कोशिश करेंगे कि आप इनमें से कोई एक भी मान लो, है ना, और इसके साथ मैं प्लान को एग्री कर जाऊंगा, एंड मैं अपनी जनता के सामने भी जा सकूंगा कि देखो, मैंने जो टेरिटरी रशिया ने जीती थी वो मैंने वापस ले ली, या फिर मैंने क्रीमिया वापस ले लिया रशिया से, या फिर मैं रशिया के आगे नहीं झुका, देखो मेरे को नेटो में शामिल कर लिया गया। ठीक है, रशिया कह रहा है कि देखो, इसमें से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये वॉर तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुई है, इन तीनों में से आपको कुछ देने वाले नहीं हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं इस प्लान पे क्या निकल के आता है, क्या स्टैंड रहता है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का सजेशन लेके आते हैं दोनों कंट्रीज के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताओ यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है और रशिया की करेंसी क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के द हिंदू में इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं कल के द हिंदू में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।